आज हमने कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है, उसे अपने शोध का आधार बनाया है। जी, और हमारा मिशन है इन नोट्स के हर एक पन्ने मतलब हर एक तथ्य को गहराई से समझना। हमें लाइन दर लाइन ये देखना है कि कैसे ये सूक्ष्म जीव सिर्फ बीमारियां नहीं फैलाते बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता को चलाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे पीडीएफ के पहले पेज पर चलते हैं। यहाँ पहली हेडिंग है सूक्ष्म जीवों की दुनिया और उनका निवास। इसमें लिखा है कि सूक्ष्म जीव जैविक तंत्र के प्रमुख घटक हैं और ये सर्वव्यापी हैं। हाँ, सर्वव्यापी मतलब ओमनी प्रेजेंट। इसका सीधा सा फंडा ये है कि ये हवा, पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, और यहाँ नोट्स में चरम स्थितियों का भी जिक्र है। मतलब जो हमने अभी गीजर और बर्फ की बात की, ये तो वाकई पृथ्वी के अल्टीमेट सर्वाइवर निकले, जो 100 डिग्री के उबलते पानी में भी जिंदा हैं। उनसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो छोड़ ही दीजिए। और अगर हम इनकी विविधता की बात करें जो स्लाइड में आगे लिखा है, तो इसमें प्रोटोजोआ, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस और विषाणु शामिल हैं। हाँ, और यहाँ वायरॉइड और प्रियॉन का भी नाम लिखा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जो पहला डायग्राम है पीडीएफ में, कि जीवाणुओं के अलग अलग आकार कैसे होते हैं। बिल्कुल, जरा उस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ। इसमें कुछ दंडाणु हैं, यानी रॉड के आकार के, जिन्हें बैसिलस कहा गया है। कुछ गोलाणु हैं जो बिल्कुल गोल हैं, उन्हें कॉकस लिखा है। हाँ, और कुछ सर्पिलाणु यानी स्पाइरल की तरह मुड़े हुए होते हैं, जैसे किसी स्प्रिंग को खींच दिया हो। सही कहा, लेकिन चूंकि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हाँ। तो जो अगला पॉइंट नोट्स में है कि इन्हें पोषक मीडिया पर उगाया जाता है, हाँ। वो क्या है? पोषक मीडिया मतलब लैब में एक खास तरह का जेली जैसा खाना तैयार किया जाता है। जब इन सूक्ष्म जीवों को उस पर रखा जाता है तो वे तेजी से बढ़ते हैं। अच्छा, मतलब वो कॉलोनी बना लेते हैं। बिल्कुल, लाखों की संख्या में एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तब जाकर वे कॉलोनी के रूप में हमारी आंखों को दिखाई देते हैं। अरे वाह! तो चलिए लैब से बाहर निकलते हैं और नोट्स के अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 3 और 4, रसोई के अदृश्य रसोइये। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। हमारी रसोई का पूरा सिस्टम ही इन पर टिका है। बिल्कुल, यहाँ पहला पॉइंट है दही के बारे में। लिखा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB दूध में वृद्धि करते हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध में थोड़ा सा जामन मिलाने से दही बन जाता है, पर ये LAB करता क्या है असल में? मैं समझाती हूँ। जब दूध में जामन मिलाते हैं तो हम करोड़ों LAB बैक्टीरिया उसमें डाल रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध की चीनी को खाते हैं और लैक्टिक अम्ल निकालते हैं। अच्छा, और यहाँ नोट्स में लिखा है कि ये अम्ल दूध प्रोटीन को स्कंदित कर देता है। हाँ, स्कंदित करना मतलब कोएगुलेट करना या जमा देना। इसी वजह से दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। और मजे की बात यह है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ रूप नहीं बदलते। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ये पेट के हानिकारक जीवाणुओं को भी रोकते हैं। सही बात है। अगला पॉइंट आटे के बारे में है। इडली, डोसा या ब्रेड बनाने में जो आटा गूंथा जाता है, उसमें बेकर यीस्ट का उपयोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ लिखा है सैकरोमाइसिस सेरेविसी। जी, सैकरोमाइसिस सेरेविसी। तो जब आटा फूलता है, वो असल में इसी यीस्ट के किण्वन यानी फर्मेंटेशन का नतीजा है। अच्छा, तो ये किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना? बिल्कुल, यीस्ट जब शुगर खाता है तो भारी मात्रा में CO2 गैस निकालता है। वही गैस जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो आटा फूल जाता है और ब्रेड स्पंजी हो जाती है। कमाल है। और इसी फर्मेंटेशन से दक्षिण भारत का पारंपरिक पेय टोडी भी बनता है, जो ताड़ के रस से तैयार होता है। यहाँ चीज यानी पनीर का भी जिक्र है। हाँ, और चीज का कॉन्सेप्ट तो और भी दिलचस्प है। पकाया जाता है। हाँ, रॉक्यूफोर्ट चीज अपनी खास सुगंध के लिए जाना जाता है। इसमें बैक्टीरिया नहीं बल्कि फंगस का इस्तेमाल होता है। मतलब हर चीज का अलग स्वाद उस खास सूक्ष्म जीव की ही देन है। वाकई। चलिए अब पेज 5 और 6 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है औद्योगिक उत्पादन और जीवन रक्षक औषधियां। अब हम रसोई से निकलकर कारखानों में आ गए हैं। हाँ, और यहाँ लिखा है फर्मेंटर्स या किण्वक। ये बड़े बर्तन होते हैं जहां औद्योगिक स्तर पर उसी ब्रूअर्स यीस्ट का उपयोग होता है। वही सैकरोमाइसिस सेरेविसी, बस यहाँ उसे ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि वो शराब या बेवरेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो माल्ट युक्त अनाज और फलों के रस से एथेनॉल बनता है। लेकिन यहाँ पेय के 2 प्रकार लिखे हैं,
बिना आसवन और आसवन के साथ। ये आसवन क्या है? आसवन मतलब डिस्टिलेशन। देखिए, फर्मेंटेशन में जब अल्कोहल एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है तो यीस्ट खुद उसी में मर जाता है। ओह, तो बिना आसवन वाली वाइन और बियर में अल्कोहल कम होता है। बिल्कुल। और अगर अल्कोहल बढ़ाना है तो तरल को गर्म करके भाप बनाते हैं और फिर ठंडा करके शुद्ध रूप में इकट्ठा करते हैं। इसे ही आसवन कहते हैं। समझ गया। इससे विस्की, ब्रांडी और रम बनते हैं। अब नोट्स के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स। हाँ, आधुनिक चिकित्सा इसके बिना अधूरी है। यहाँ लिखा है एंटी मतलब खिलाफ और बायो मतलब जीवन। तो ये रोग जनकों के खिलाफ है लेकिन मनुष्यों के लिए जीवन रक्षक है, और इसका उपयोग प्लेग, काली खांसी, डिफ्थेरिया और कुष्ठ रोग में होता है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार है इसकी खोज की कहानी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का वो किस्सा। हाँ, यहाँ नोट्स में है कि फ्लेमिंग स्टैफिलोकोकी जीवाणु पर काम कर रहे थे। जी, और उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में फफूंद यानी मोल्ड लग गई है। और जहां वो मोल्ड थी वहां जीवाणु बढ़ नहीं पा रहे थे। मतलब फ्लेमिंग की ये खोज तो एक तरह की दुर्घटना थी। क्या विज्ञान में सबसे बड़ी खोजें ऐसे ही अनजाने में होती हैं? कह सकते हैं, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो तैयार होता है। उस मोल्ड का नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। और बाद में अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोडिंग ने इसे शक्तिशाली औषधि बनाया, जिसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध में इसने लाखों जान बचाई थी। चलिए पीडीएफ के पेज 7 और 8 पर बढ़ते हैं। यहाँ रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु की एक पूरी लिस्ट दी गई है। इसे लाइन दर लाइन देखते हैं। हाँ, ये उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ कार्बनिक अम्ल में पहला नाम है सिट्रिक एसिड, जो एस्परजिलस नाइजर नाम के कवक से मिलता है। मतलब पैकेट वाले जूस का खट्टापन असली नींबू नहीं, एक फंगस। एकदम सही। और ऐसे ही एसिटिक एसिड को एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का जीवाणु बनाता है। हाँ, यहाँ लिखा है। और ब्यूटेरिक एसिड को क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम बनाता है। लैक्टिक एसिड तो वही लैक्टोबैसिलस से मिलता है। सही। अब जरा एंजाइम्स वाले हिस्से को पढ़िए। एंजाइम में लिखा है लाइपेज। इसका उपयोग डिटर्जेंट में तेल के धब्बे हटाने के लिए होता है। हाँ, वो तेल की चिकनाई को एकदम खा जाता है। और अगला है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। इसका इस्तेमाल बोतल वाले फलों के रस को साफ करने के लिए होता है। तभी बाजार का जूस इतना शीशे जैसा साफ होता है। बिल्कुल। घर के जूस में रेशे होते हैं, लेकिन ये एंजाइम उन रेशों को पचा देते हैं। अरे वाह। और मेडिकल साइंस का एक बड़ा चमत्कार यहाँ लिखा है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो स्ट्रिप्टोकोकस जीवाणु से मिलता है। इसे क्लॉट बस्टर कहा गया है। हाँ, ये हार्ट अटैक के मरीजों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। ये खून की नलियों में जमे थक्के को पूरी तरह गला देता है। क्या बात है। आगे जैव सक्रिय अणुओं की बात की गई है। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से मिलता है। ये अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत अहम है। हाँ, यहाँ लिखा है कि ये एक प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में काम करता है। मतलब शरीर नए अंग को रिजेक्ट ना करे, इसलिए ये दवा दी जाती है। एकदम सही। और दूसरा है स्टैटिन्स, जो मोनमॉस्कस परप्यूरियस यीस्ट से बनता है। इसका काम है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करना। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम को ही रोकता है। श्रोताओं को अगली बार किसी हार्ट के इलाज के बारे में सुनकर ये याद आना चाहिए कि पर्दे के पीछे कौन काम कर रहा है। बिल्कुल। ये सूक्ष्म जीव हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। चलिए अब पेज 9, 10 और 11 पे चलते हैं। यहाँ हेडिंग है शहर की गंदगी की सफाई यानी वाहिद मल उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट। शहरों के लिए ये सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, यहाँ वाहिद मल की परिभाषा में लिखा है कि इसमें मानव मल और कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसका जो प्राथमिक उपचार है वो एक भौतिक प्रक्रिया है। जी, इसमें बस भौतिक रूप से गंदगी को अलग किया जाता है। यहाँ चरण 1 में लिखा है निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन से तैरते कूड़े को हटाना, और चरण 2 है अवसादन या सेडिमेंटेशन, जिससे मिट्टी और कंकड़ हटाए जाते हैं। तो जब कंकड़ मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं तो उसे प्राथमिक आपंक या प्राइमरी स्लज कहते हैं। और जो ऊपर गंदा पानी तैरता रहता है उसे बहेस्राव या एफ्लुएंट कहते हैं ना। बिल्कुल सही। अब वो जो एफ्लुएंट है, असल ट्रीटमेंट उसका होना है। तो उसके लिए यहाँ द्वितीयक उपचार या जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया दी गई है।
लिखा है कि वायवीय टैंक या एरिएशन टैंक में बहिस्राव को हिलाया जाता है और हवा दी जाती है। हाँ, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, लाभदायक सूक्ष्मजीव तेजी से बढ़ने लगते हैं। और ये जो संरचना बनाते हैं उसे यहाँ ऊर्णक या फ्लॉक्स कहा गया है। ब्रैकेट में है जीवाणु और कवक के तंतुओं का जाल। सही। और ये फ्लॉक्स पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों यानी गंदगी को खाना शुरू कर देते हैं। इससे पानी का बीओडी कम होता है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ एक नियम भी लिखा है, अधिक बीओडी बराबर अधिक प्रदूषण। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। बीओडी को आप बैक्टीरिया की ऑक्सीजन की भूख समझ लीजिए। पानी में जितनी ज्यादा गंदगी होगी, बैक्टीरिया को उसे पचाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अच्छा, मतलब बीओडी ज्यादा है तो पानी बहुत गंदा है। एकदम सही। और जब फ्लॉक्स गंदगी को खा लेते हैं तो बीओडी कम हो जाती है, मतलब पानी साफ हो गया। वाकई बहुत आसान फंडा है। तो उपचार के समापन पर क्या होता है? यहाँ लिखा है कि ऊर्णक नीचे बैठ जाते हैं, जिसे सक्रियत आपंक या एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। हाँ, और इसका एक छोटा सा हिस्सा वापस वायुवीय टैंक में डाल दिया जाता है, जिसे इनोक्यूलम कहते हैं। जैसे दही का जामन। बिल्कुल वैसा ही। और बाकी बचे हुए हिस्से को अवायवीय आपंक संपतचित्र या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं। वहाँ एनारोबिक जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, इस कीचड़ को पचाते हैं और इससे बायोगैस बनती है। यहाँ गैसों के नाम हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर साफ पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। हाँ, और नदियों को बचाने के लिए ही पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा और यमुना एक्शन प्लान शुरू किए थे। सही बात है। अब हम पीडीएफ के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, ऊर्जा उत्पादन और कृषि में सूक्ष्मजीव, पेज 12 से 15। ये हिस्सा ग्रामीण और कृषि विकास के लिए बहुत अहम है। बायोगैस उत्पादन की हेडिंग है, लिखा है मिथेनोजन जैसे मिथेनोबैक्टीरियम सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। और यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट चित्र है। श्रोताओं, यहाँ चित्र में बायोगैस उत्पादन का प्लांट दिखाया गया है। जरा इस डायग्राम के हिस्सों को बताइए। हाँ, इसमें 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट का एक टैंक है। एक तरफ से गोबर और पानी का घोल, जिसे स्लरी लिखा है, वो डाला जा रहा है। बिल्कुल। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग ढक्कन है जो गैस बनने पर ऊपर उठता है और आखिर में पाइप से गैस निकल रही है, जिसका उपयोग खाना पकाने के लिए होता है। जो मलबा बच रहा है वो खाद बन जाता है। और नोट्स में ये भी लिखा है कि इस डिजाइन को IARI और KVIC ने विकसित किया है। हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अब खेती की बात करें तो अगला टॉपिक है जैव नियंत्रण कारक यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स। हाँ, रासायनिक कीटनाशकों से बचने का ये सबसे बेहतरीन प्राकृतिक तरीका है। बिल्कुल, एक प्राकृतिक सेना की तरह। यहाँ उदाहरण है लेडी बर्ड जो एफिड्स को खत्म करती है और ड्रैगन फ्लाई जो मच्छरों को खाती है। और सबसे कमाल का उदाहरण तो बीटी है। हाँ, यहाँ लिखा है बेसिलस थुरिंजियंसिस। इसके स्पोर्स पानी में मिलाकर फसलों पर छिड़के जाते हैं। तो जब कैटरपिलर इसे खाता है तो उसके पेट का जो क्षारीय माहौल होता है, एल्कलाइन माहौल, अच्छा, उसमें ये टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, टॉक्सिन निकलता है और आंत में छेद कर देता है, जिससे लार्वा मर जाता है। बीटी कॉटन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कमाल का विज्ञान है। और ये सिर्फ उसी कीड़े को मारता है। कवक में ट्राइकोडर्मा का नाम है, जो जड़ के रोग जनकों को मारता है। हाँ, और वायरसों में बक्यूलो वायरस का जिक्र है। जी, नोट्स में इसका जीनस लिखा है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये प्रजाति विशेष यानी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब जो कीड़ा दुश्मन है, ये सिर्फ उसी पर हमला करेंगे। एकदम सटीक निशाना। और आखिरी टॉपिक है जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ बैक्टीरिया में राइजोबियम का नाम है, जो दालों की जड़ों में होता है। ये हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और एजोस्पिरिलम तथा असोटोबैक्टर मिट्टी में मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। हाँ, इसके बाद कवक का भी जिक्र होगा। बिल्कुल, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस के कवक मिट्टी से फास्फोरस सोखकर पौधे को देते हैं। इससे पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। और आखिरी में है साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जैसे नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया। ये धान के खेतों में प्रमुख जैव उर्वरक हैं। तो देखा आपने खेती को कैसे ये सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। वाकई। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने इस पूरे पीडीएफ को लाइन दर लाइन समझा। दोस्तों, हमारे पास NCERT, NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है।
आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।